स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर ऑफ फर्स्ट चैप्टर। हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। इसमें हम लोग ने ऑलरेडी यूनिट्स की बात की, उसके बाद हमने डायमेंशंस निकालना सीखा। अब उसको अप्लाई कहाँ करते हैं, उसका फिजिक्स क्या है, उसका मैथ्स क्या है, थोड़ा सा वो देखेंगे। तो अगर आपने पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे देख लीजिए, आपको आसानी होगी। और चलिए अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। होमोजेनिटी मतलब सिमिलैरिटी, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। बेसिकली ये कहता क्या है कि अगर मैं दो टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किसी भी एक इक्वेशन में, एक इक्वेशन है उसमें मैं दो टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो उन दोनों के जो डायमेंशन है, दोनों टर्म के जो डायमेंशन है वो सेम होंगे। अगर मैं किसी भी इक्वेशन में दो टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पा रहा हूं, इसका मतलब है कि उन दोनों ही टर्म के डायमेंशन सेम है। और बहुत बेसिक सी लॉजिक है कि आप 5 न्यूटन और 7 न्यूटन को ऐड कर सकते हो। क्या आपने कभी 5 न्यूटन प्लस 3 kg किए? पॉसिबल ही नहीं, इसका कोई आंसर नहीं है, दिस इज रॉन्ग। आप 3 kg को 5 न्यूटन में ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, और अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है या सिमिलर है तो ऑब्वियसली उनके डायमेंशंस भी सेम। ठीक है, अगर इसका फॉर्मल डेफिनेशन लिखे तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज दैट द डायमेंशन ऑफ each term, हर टर्म का डायमेंशन, the dimension of each term in an equation must be same, जब आप एक इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन लिखना मतलब कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हर टर्म जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका डायमेंशन सेम होने चाहिए। अच्छा, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बीच में प्लस या माइनस का साइन से हमें पता चलेगा कि ये दो अलग अलग टर्म है। हो सकता है इसके अंदर a और c हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, पर मल्टीप्लिकेशन दो टर्म को अलग नहीं करता, प्लस और माइनस ही आपको बताएगा कि एक इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं। यहाँ पे c by d भी हो सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक ही टर्म में आ सकता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके टर्म्स को अलग अलग कर देगा। इसी को आसान भाषा में लिखो तो लिख सकते हो, you can only या we can only add or subtract, we can only add or subtract same physical quantities, we can only add or subtract similar physical quantity, similar physical quantity। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इस प्रिंसिपल को यूज करके हमें गिवन इक्वेशन में कुछ अगर अननोन होगा तो उसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ
ऑफ, पहला ले लेते हैं a एंड b इन v इज इक्वल टू a प्लस बी टी। यहां पे v हमें वेलोसिटी दिया गया है और t हमें टाइम दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b इन v इज इक्वल टू a प्लस बी टी। और v क्या है? वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम। ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट देता हूं, पॉज करो और ट्राई करो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करने में ट्राई करो। आई होप आपने पॉज किया होगा। चलो देखते हैं। अगर मैं इन सबको एक साइड ले लूं तो v माइनस a प्लस बी टी इक्वल टू 0 आएगा। मैंने आपको बोला कि प्लस और माइनस टर्म को डिफरेंशिएट करता है, मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है। तो क्योंकि ये सारे टर्म आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इन सब का डायमेंशन सेम है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इन सब का डायमेंशन सेम है, तो मैं बोल सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। v है वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, लेंथ अपॉन टाइम, तो इसका डायमेंशन क्या होता है? मास होता ही नहीं वेलोसिटी में, मीटर पर सेकंड, ये होगा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। इसको मैं इक्वेट कर दूंगा डायमेंशन ऑफ a से, तो मुझे a का डायमेंशन मिल गया। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, तो a का डायमेंशन हमें मिल गया। अब मैं ये भी लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, क्योंकि ये दोनों भी ऐड सब्ट्रैक्ट ही हो रहे हैं ना एक ही इक्वेशन में। तो मुझे एक बात बताइए, डायमेंशन ऑफ b अपने को पता नहीं है, वो ढूंढना है। टाइम का डायमेंशन तो सिर्फ t आएगा, m0 l0 नहीं लिख रहा हूं मैं, लिख सकते हो आप। और डायमेंशन ऑफ v कितना है? lt minus 1, lt minus 1, t और एक डिवाइड हो जाएगा तो डायमेंशन ऑफ b क्या आएगा? m0 lt minus 2, ये है डायमेंशन ऑफ b। तो एक इक्वेशन में अगर हमारे पास कुछ अननोन है, अगर हमारे पास कुछ अननोन है तो उनके डायमेंशंस हम फाइंड कर सकते हैं, उनके डायमेंशंस हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसे मैं हटा रहा हूं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी और ई इन। अब इक्वेशन भी देख लेते हैं। इक्वेशन है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये b कैपिटल है। ठीक है, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। ठीक है, यहां तक तो इजी है, थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। डिवाइड बाय e प्लस टी। तो इक्वेशन है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब अपॉन e प्लस टी,
और ए बी सी डी ई के मुझे डायमेंशंस बताने हैं, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है, x आपका डिस्प्लेसमेंट है और t आपका टाइम है, अब ये एक इक्वेशन है, तो हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, चाहे आप डायरेक्टली डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a लिखो या इन सबको यहां ले लो, तो x माइनस a माइनस bt माइनस ct स्क्वायर माइनस dt क्यूब अपॉन e प्लस t आएगा, तब डायमेंशन इक्वेट कर, तो एक ही बात है। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। तो डायमेंशन ऑफ a हमने ढूंढना ही है, वैसे भी x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब सिर्फ लेंथ है उसमें, है ना, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, लेंथ है, तो m0 l t0, m0 l t0, ठीक है। डायमेंशन ऑफ a आ गया, अब आपको क्या चाहिए, bt, अगेन डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, तो डायमेंशन ऑफ b तो हमें ढूंढना है, t का डायमेंशन हमें पता है, टाइम, t टाइम है, डायमेंशन ऑफ x, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ x लेंथ है, तो b का डायमेंशन क्या आया, m0 l t minus 1, m0 l t minus 1, चलो ये भी हो गया। ct स्क्वायर ले लो, डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, तो डायमेंशन ऑफ c हमें ढूंढना है, t स्क्वायर का डायमेंशन t स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ x इज l, तो c का जो डायमेंशन आया दैट इज l t की पावर माइनस 2, l t की पावर माइनस 2। डायमेंशन ऑफ b ले लें, दैट d t क्यूब, अच्छा c का आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां पे यहां तक तो इजी चल रहा था, इजी चल रहा था। अब इस टर्म के साथ क्या किया है, इस पूरे टर्म का जो डायमेंशन है वो x के बराबर है, तो डायमेंशन ऑफ dt क्यूब अपॉन e प्लस t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। यहां पे कैच देखो, डिनोमिनेटर में भी एक टर्म है e प्लस t, क्या अगर आप e को t में ऐड कर पा रहे हो, मतलब e को टाइम में ऐड कर पा रहे हो, तो क्या e भी टाइम ही है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या करता है, क्या कहता है कि आप सेम टर्म को या सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर e और t आपस में ऐड हो रहे हैं, तो डायमेंशन ऑफ e को मैं इक्वेट कर सकता हूं डायमेंशन ऑफ t से। तो e का डायमेंशन क्या आया, t, e का डायमेंशन क्या आया, t। यहां देखो डायमेंशन ऑफ d हमें पता नहीं है, t क्यूब का डायमेंशन t क्यूब, ठीक है, e और t दोनों का ही डायमेंशन t है ना, 4 सेकंड में 4 सेकंड जोड़ोगे तो 8 सेकंड आएगा, लेकिन डायमेंशन तो टाइम ही t ही रहेगा। ऐसा मत करना कि t प्लस t 2t लिख दिया या t प्लस t t स्क्वायर हो गया, नहीं, दो फिजिकल क्वांटिटीज को सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है उसका यूनिट भी तो उन दोनों जैसा ही होगा, 4 सेकंड प्लस 3 सेकंड इज 7 सेकंड, तो यूनिट अभी भी क्या है, सेकंड ही है ना, टाइम ही है, तो यहां पे t आ जाएगा। और डायमेंशन ऑफ x कितना है, l, डायमेंशन ऑफ x कितना है, l, तो ये t यहां पे स्क्वायर हो गया, यानी कि डायमेंशन ऑफ d कितना है, l t माइनस 2।
So this is how you use principle of homogeneity to find the dimensions of unknowns in an equation. ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ी जगह बच गई है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a by b, find the dimension of a by b in equation p is equal to a minus t square, p is equal to a minus t square upon bx। इक्वेशन क्या दिया है, p is equal to a minus t square upon bx, और आपको क्या ढूंढना है, a by b। a by b का डायमेंशन ढूंढना है, क्या ढूंढना है, a by b का डायमेंशन। p प्रेशर है, t टाइम है और x डिस्प्लेसमेंट है। p क्या है, प्रेशर, t है टाइम और x है डिस्प्लेसमेंट। p प्रेशर, t टाइम और x है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि इस पूरे टर्म का और इस टर्म का डायमेंशन सेम है। इसके अंदर भी ये, क्योंकि ये दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर। तो a का जो डायमेंशन है वो कितना आएगा, t स्क्वायर। a का आ गया, अपने को b का भी चाहिए, तभी a by b आएगा, राइट। अब ऊपर का डायमेंशन t स्क्वायर हो गया, नीचे का हम b पता नहीं है, x पता है, डिस्प्लेसमेंट है, प्रेशर का तो हमें पता ही है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो मैं लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ a minus t square upon bx equal to dimension of p। अब देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, फोर्स याद है आपको, mlt minus 2। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। ये लेंथ और ये लेंथ का एक गया, m l minus 1 t minus 2 is a pressure। इसका डिस्कशन हमने सेकंड लेक्चर यानी कि इसके पिछले लेक्चर में अच्छे से किया है, तो एक बार वो जरूर देख लो। डायमेंशन ऑफ p देखो अब यहाँ क्या आएगा, वो मिल गया अपने को m l minus 1 t minus 2, m l minus 1 t minus 2। a minus t square, a का अपने को पता चला ना, t square ही है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, यूनिट तो आपका हमेशा t square ही आएगा। b का हमें पता नहीं है और x का लेंथ है, x का क्या है, लेंथ। अब ये लेंथ और ये लेंथ कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा मैथ्स लगाओ, बेसिक है। ये जब ऊपर जाएगा तो l-1 बनेगा और l-1 l-1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आपको b का डायमेंशन चाहिए, तो ये ऊपर लाएंगे, बाकी नीचे लेके जाएंगे, तो b का डायमेंशन होगा क्या, देखो t स्क्वायर अपॉन m t minus 2। ये ऊपर जाएगा तो t plus 2 होगा और t की पावर 4 होगा, तो अपने को डायमेंशन आया m minus 1 l0 t4, m minus 1 l0 t4। पर हमें a और b का नहीं चाहिए, a by b का चाहिए। किसका चाहिए, a by b का। तो इसको डिवाइड कर लो, कहां डिवाइड कर लो, यही कर लो।
a बाई बी का क्या आएगा, देखो a बाई बी का क्या आएगा, a का क्या है टी स्क्वायर और b का क्या है m माइनस वन L0 t की पावर 4। ये टी स्क्वायर इसके दो को काटे दो, m को ऊपर ले लो तो m L0 t minus 2 is the dimension of a by b, m L0 t minus 2। तो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बहुत ही सिंपल है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। एक दो चीज मुझे और दिखानी है आपको, अगर e की पावर में आ गया कुछ या एंगल के अंदर आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तब तक आप इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा इन p इक्वल टू पी नॉट e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब तक हमने 3 क्वेश्चन देखा, चौथा क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन p इक्वल टू, ठीक है, अल्फा का डायमेंशन निकालना इक्वेशन है p इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, या सॉरी p इक्वल टू अल्फा बाय बीटा का क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, पहले दूसरा कर लेते हैं। p नॉट e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर ये दिया है और हमें सिर्फ बताया है कि t टाइम है, t क्या है टाइम है, p क्या है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, P नॉट क्या है ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसे प्रेशर अज्यूम मत करिए। हम अज्यूम नहीं कर सकते किसी भी इक्वेशन में क्योंकि P लिखा है तो प्रेशर होगा, क्वेश्चन में मेंशन होता है। यहां पे सिर्फ T टाइम दिया है और बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, ठीक है। सोच लो थोड़ा, 2 मिनट सोच लो, पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपने पॉज किया होगा वीडियो। अब देखो p नॉट e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसे करें, यहां पे ध्यान से देखो, हमको क्या निकालना, अल्फा, अल्फा e की पावर में दिया है, हमारा काम आसान करने के लिए दिया है। e क्या है, e तो एक कांस्टेंट है ना, अराउंड 2.7, e की वैल्यू अराउंड कितनी होती है 2.7 होती है। अब कांस्टेंट के पावर में तो एक कांस्टेंट ही होगा, नंबर के पावर में एक नंबर ही होता है, ऐसा तो होता नहीं कि 7 की पावर 3 kg, ऐसा तो कोई मैथ्स होता नहीं। 7 की पावर 10, 7 की पावर 21, ये सब क्या है, नंबर है, न्यूमेरिकल है, नंबर्स हैं। तो क्या न्यूमेरिक वैल्यूज की कोई डायमेंशन होती है, नहीं। यानी कि ये जो पूरा टर्म है ये एक्चुअली में डायमेंशन लेस है, ये एक्चुअली में क्या है, डायमेंशन लेस है। ये पूरा जो टर्म है माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ये डायमेंशन लेस है। इसके लिए आपको p और p नॉट नहीं दिया गया है क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर माइनस अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर आ जाएगा m0 L0 T0, क्योंकि ये पूरे टर्म का डायमेंशन क्या है, 0, डायमेंशन लेस, m0 L0 T0, तो यहां से अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा m0 L0 T-2।
अल्फा का आएगा m0l0t माइनस 2। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे आपको निकालना है बीटा का डायमेंशन और इक्वेशन दिया है p इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e की पावर माइनस अल्फा z अपॉन k थीटा। इक्वेशन समझ में आ रहा है? p इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा e की पावर माइनस अल्फा z अपॉन k थीटा। आपको दिया गया है p प्रेशर है, p प्रेशर है, z डिस्टेंस है, थीटा टेम्परेचर है, और k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। आपकी लाइफ आसान बनाने के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर k। यहां पे याद रखना ये के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में टेम्परेचर होता है केल्विन। अब देखो, आपको P पता है, Z पता है, K पता है और थीटा पता है। ये चीजें आपको पता है क्या है, और आपको निकालना है बीटा का डायमेंशन। अब एक बात ध्यान से सोचो, पहली बात तो ये क्लैरिटी है कि ये जो चीज है ये डायमेंशनलेस है। ये टर्म डायमेंशनलेस है, तो चलो हम इनके डायमेंशंस लिख के 0 से इक्वेट कर दें। अल्फा क्या है? अल्फा हमें पता नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज अननोन टू अस। z क्या है? z है डिस्टेंस। z क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस में सिर्फ लेंथ आता है, अपॉन k क्या है? k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और थीटा क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, वो किसी से बनी नहीं है। अगर आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, तो उसका एज इट इज आएगा थीटा। मैंने आपको बताया था तभी भी कि टेम्परेचर इज आइदर k और थीटा। इस क्वेश्चन में थीटा दिया तो थीटा लेंगे, क्योंकि k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में रिजर्व रखा है। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब k क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका लिखते जाते हैं kg। kg मतलब मास, या यहीं पे डिराइव करते हैं वहां पे डायरेक्ट पुट करेंगे। kg मतलब मास, ठीक है। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर, डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम स्क्वायर, और केल्विन, केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर को हमने थीटा लिख दिया। तो ये है m1 L2 T-2 थीटा -1। क्या ये दोनों खत्म हो जाएंगे? ये थीटा और ये थीटा -1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि थीटा -1 मतलब डिवाइड बाय थीटा ना, तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया। एक l से ये एक l मर गया, और इसका टोटल डायमेंशन कितना है? 0, क्योंकि पूरा टर्म क्या है? डायमेंशन लेस। पूरा टर्म क्या है? डायमेंशन लेस। अब देखो, अल्फा का डायमेंशन आया है, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। अल्फा का डायमेंशन आया है, अल्फा का डायमेंशन आया है, इसको यहां ले लो, m आ जाएगा, l एक बचा है वो आ जाएगा, t पूरा -2 बचा है वो आ जाएगा। अभी हमें अल्फा मिला, हमें ढूंढना बीटा है। इस ये डायमेंशन लेस है, हमें इससे अल्फा मिल गया। अब देखो, e एक कांस्टेंट है, e एक क्या है? कांस्टेंट।
कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, मतलब ये जो रिजल्टेंट होगा, ये जो पूरी वैल्यू होगी, ये भी एक कांस्टेंट ही होगा जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो इसी एक टर्म का डायमेंशन होगा जो कि p के बराबर होगा, जो कि p के बराबर होगा। p प्रेशर है, पहले भी बोल चुका हूं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है, mlt माइनस 2, मास इनटू एक्सेलरेशन kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, इससे l कटा, m l माइनस 1 t माइनस 2। ये याद हो जाना चाहिए, अभी तक याद हो जाना चाहिए। तो अब मुझे बताओ, डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। इससे हमें समझ में आया कि m l t माइनस 2 अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू प्रेशर क्या है, m l माइनस 1 t माइनस 2। अगर आप ध्यान से देखो तो t माइनस 2 और t माइनस 2 कैंसिल हो गया और m कैंसिल हो गया। ये अभी बीटा यहां आएगा तो हमें बीटा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, l माइनस 1 यहां जाएगा, ऊपर l1 बनेगा यानी कि l स्क्वायर, बीटा आएगा l स्क्वायर। l स्क्वायर लिखो या m0 l स्क्वायर और t0 एक ही बात, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, जिसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 6th क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इज, इन अ गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे आप वेव्स में पढ़ोगे ऑसिलेशन में पढ़ोगे। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। फिलहाल के लिए आप ये एक नॉर्मल इक्वेशन ऐसा ट्रीट करो, इसमें हमें a का डायमेंशन निकालना है, ओमेगा का निकालना है और k का निकालना है, ठीक है। y है डिस्प्लेसमेंट, t है टाइम और x है डिस्टेंस। 2 मिनट ट्राई करो, 2 मिनट ट्राई करो। आई होप आपने वीडियो पॉज करके कुछ सोचा होगा, a ओमेगा k का वैल्यू आ गया होगा आपको। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। यहां देखो, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ओमेगा t और kx ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, या बोल सकते हो दोनों ही एक ही फिजिकल क्वांटिटी होंगी। और क्योंकि साइन के अंदर है तो दोनों ही एंगल है, दोनों ही एंगल है। ओमेगा टी भी कोई एंगल है, kx भी एंगल है, क्योंकि साइन के अंदर तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री या 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ऐसा कुछ लिखो। साइन के अंदर 90 डिग्री माइनस 45 न्यूटन तो आएगा नहीं, यानी कि ओमेगा टी भी डायमेंशनलेस है और kx भी डायमेंशनलेस है और उन दोनों का डिफरेंस भी डायमेंशनलेस है। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी
इज नथिंग बट 0, तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा आ गया और अगर याद करो ओमेगा वैसे होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, रेडियन डायमेंशनलेस होता है, पर सेकंड आ गया। एक्चुअली में जो इक्वेशन होता है उसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, बाद में पढ़ेंगे हम। kx ले लो, डायमेंशन ऑफ kx इज 0 या 0 लिखने की बजाय m0 l0 t0, तो k का डायमेंशन क्या आएगा m0, x मतलब क्या डिस्टेंस, लेंथ है, तो लेंथ इनवर्स t। a का देख लो, अब sin 60, मान लो ये sin 60 होता, तो sin 60 को ये वैल्यू तो होता है, एक नंबर तो होता है। sin क्या है, sin के साथ आप कोई भी एंगल लगा लो, एट द एंड एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो खाली a का डायमेंशन है, दैट इज इक्वल टू y, सो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y। अब डायमेंशन ऑफ y कितना है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डायमेंशन ऑफ a कितना आ गया m0 l1 t0, ठीक है। तो हमने अलग अलग वैरायटी देख ली जहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, अलग अलग वैरायटी देख ली। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अभी तक हम डायमेंशन को एनालाइज करके समझ रहे हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है उसका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आप तब तक इसको नोट कर लो। Applications of dimensional analysis. Application of dimensional analysis. देखो पहला जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे दैट इज चेकिंग the correctness of an equation. Checking the correctness of an equation. Checking the correctness of an equation. एक कैच है, नाम से तो समझ में आ रहा है कि इक्वेशन कोई करेक्ट है या नहीं, वो अपने को समझ में आएगा। मान लो मैंने इक्वेशन लिखा, आपने सुना भी होगा s is ut plus half at square, s is ut plus half at square। अब मैं डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई करके ये बता सकता हूं कि ये इक्वेशन करेक्ट है, ये बोलना गलत है, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता कि ये इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं। मैं बता सकता हूं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। जब मैं बोलता हूं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, तो एक्चुअल में क्या है, चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। सो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, वी कैन ओनली चेक डायमेंशनल करेक्टनेस। We cannot check mathematical correctness। अगर कोई यहाँ पे 280 स्क्वायर भी लिख जाए ना, तो भी डायमेंशनल एनालिसिस उसको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि 2 और हाफ का कोई डायमेंशन ही नहीं होता। डायमेंशनली तो ये अभी भी करेक्ट है, ठीक है। कैसे, अभी थोड़ा उस पे आता है। बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है, बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है। फॉर अ इक्वेशन टू बी डायमेंशनली करेक्ट,
for an equation to be dimensionally correct, dimensions of each term in LHS is equal to dimension of each term in RHS. मैं पढ़ के बताता हूं क्या है. For an equation to be dimensionally correct, dimension of each term in LHS is equal to dimension of each term in RHS. LHS के हर टर्म का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए पहली बात, तभी तो वो एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे. आरएचएस का भी सब सेम होगा, बट आपस में भी सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए. जैसे कि शुरुआत कर लेते हैं इसी से. s is ut plus half at square. ये s है, ये क्या है s. s क्या है डिस्प्लेसमेंट. तो डायमेंशन ऑफ LHS में कितना टर्म है, LHS में एक ही टर्म है s. तो डायमेंशन ऑफ s कितना है. डिस्प्लेसमेंट खाली लेंथ होता है, यानी मास 0 लेंथ 1 और t 0. RHS में आते हैं, पहला टर्म है ut, पहला टर्म है ut. इसका डायमेंशन क्या होगा देखो. u क्या है वेलोसिटी, यानी मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या है टाइम, t से t कटा बचा l. दूसरा टर्म है हाफ at स्क्वायर. इसका डायमेंशन क्या है. हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया t स्क्वायर से, बचा कितना लेंथ. ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये भी लेंथ. मतलब LHS के हर एक टर्म का जो डायमेंशन है वो RHS के हर एक टर्म के डायमेंशन से मैच कर रहा है. जब ऐसा हो तो मैं बोलता हूं कि मेरा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है. अब ध्यान दो, अगर यहां पे कोई 20 लिख देता तो भी मैं बोलता डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि 20 या 2 या हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, तो डायमेंशन में फर्क अभी भी नहीं दिखेगा. इसीलिए checking the correctness of an equation is not correct, it's wrong. Checking the dimensional correctness of an equation is the application of dimensional analysis. ठीक है, एक और देख लेते हैं. t is equal to 2 pi under root of L by G. t is equal to 2 pi root of L by G. इसके LHS में t है, इसका तो हमें पता है टाइम t डायमेंशन, इसका हमें पता है टाइम t डायमेंशन. देखो 2 कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है. पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है. इसका डायमेंशन देखो अंडर रूट ऑफ लेंथ आया. g क्या होता है, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता, लेंथ से लेंथ कैंसिल. t स्क्वायर का अंडर रूट क्या आया t, यहां भी t और यहां भी t, मतलब ये इक्वेशन सही है, ये इक्वेशन सही है. यहां तक नोट कर लो. इसके बाद एक दो एग्जांपल और देख लेंगे. नोट कर लिया, मैं इसे हटा देता हूं. ठीक है, एक और इक्वेशन है. h is equal to r rho g
अपॉन 2s cos थीटा। ये क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन ले लो। हमें करेक्टनेस बताना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो r रो g अपॉन 2s cos थीटा, r क्या है, रेडियस मान लो। अभी ये क्या होता है, ये इक्वेशन एक्चुअली हाइट ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब है व्हेन द वाटर लेवल राइजेस, वो हम फ्लूइड में पढ़ते हैं। इक्वेशन की चिंता मत करो, मैं समझा देता हूं। r रेडियस है, रो डेंसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, s सरफेस टेंशन है, और थीटा एंगल है, h हाइट है। ठीक है, अब देखो, पहले LHS का टर्म ले लो। उसमें तो खाली हाइट है जिसका लेंथ है। अब RHS क्या आ जाता है, r रो g अपॉन 2s cos थीटा। r रेडियस है तो इसका डायमेंशन लिखता हूं मैं, रेडियस मतलब लेंथ, रेडियस मतलब लेंथ, रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं, m बाय v। मास होता है kg, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, kg होता है मास, मीटर होता है लेंथ। तो L यहां पे आ गया इनटू मास बाय L क्यूब, ये हो गया डेंसिटी। ये क्या हो गया, डेंसिटी। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर के टर्म हो गए। 2 का कोई डायमेंशन नहीं। सरफेस टेंशन मैंने आपको पहले ही बताया, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया फोर्स, डिवाइड बाय लेंथ, डिवाइड बाय लेंथ। cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं। देखो कैंसिल कुछ हो रहा है, हाँ हो तो रहा है, ये ml और ये ml कैंसिल हो गया, ये l और इसका एक l कैंसिल हो गया, ये t स्क्वायर और ये t स्क्वायर कैंसिल हो गया, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, तो ऊपर क्या बचेगा, l अपॉन l स्क्वायर। ये l ये कैंसिल हुआ, मतलब बचा क्या, l की पावर -1। बचा क्या, l की पावर -1। और यहां पे क्या है, l, मतलब दोनों का डायमेंशन मैच नहीं हो रहा। लेकिन अगर ध्यान से देखो, डायमेंशन वही है, खाली पावर अलग है। ये l है, ये 1/l है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को 2s cos थीटा अपन r रो g लिख दूं, तो इसका l आएगा ना। इस इक्वेशन को मैंने फ्लिप कर दिया, तो नीचे का ऊपर हो गया, ऊपर का नीचे, तो बचेगा क्या लास्ट में, l। एंड दिस इज एक्चुअली द करेक्ट इक्वेशन दैट यू विल स्टडी इन फ्लूइड। ये करेक्ट इक्वेशन है, ये रॉन्ग इक्वेशन दिया था ताकि जानबूझ के रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। अब एक एप्लीकेशन और है, सुन लो। पहला एप्लीकेशन क्या था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इसके बाद दूसरा है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, वो देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट।
कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इसमें बेसिक फॉर्मूला लगता है n1u1 इक्वल टू n2u2। मतलब जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, n1 1 हो गया, u1 मीटर हो गया, n2 100 हो गया, u2 सेंटीमीटर हो गया। n into u क्या होता है वो फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन में हमने देखा था, फिजिकल क्वांटिटी एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक यूनिट को मिला के बनती है। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी दोनों ही लेंथ है, बस मैंने SI यूनिट से CJS यूनिट में कन्वर्ट किया। तो 1 मीटर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, n1u1 इक्वल टू n2u2। बस इतना फॉर्मूला अगर पता होगा तो आप कोई भी यूनिट को कन्वर्ट कर लो। तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन मतलब 1 न्यूटन कितना डाइन होता है। न्यूटन आपका SI यूनिट है और डाइन आपका CGS यूनिट है। देखो न्यूटन क्या है, फोर्स है। न्यूटन क्या है, फोर्स है, यानी कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये SI यूनिट है, इसी को मैं न्यूटन बोलता हूं। इसको क्या बोलता हूं, न्यूटन। kg ग्राम में आ जाएगा CGS में, मीटर सेंटीमीटर में आ जाएगा और टाइम वही रहेगा, इसी को हम डाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाइन। तो U1 मिल गया अपने को, ये U1, U2 मिल गया अपने को, ये U2। N1 पता है 1 न्यूटन, N1 पता है, N2 निकालना है कि कितना डाइन होता है। तो लगा दो N1U1 इक्वल टू N2U2। N1 तो 1 है, U1 कितना है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू N2 हमें ढूंढना है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो N2 क्या आएगा, डिवाइड होगा kg अपॉन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय मीटर अपॉन सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड स्क्वायर वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 10 की पावर 3 आएगा ना, ग्राम, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम बचेगा 1000। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर बचेगा 100। तो N2 क्या आया, 10 की पावर 5। मतलब कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके आप यूनिट के कन्वर्जन को भी कर सकते हो। आप यूनिट्स के कन्वर्जन को भी कर सकते हो। इसका एक और एग्जांपल ले लें, लास्ट थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेंगे, तो थोड़ा सिंपल वाला था, प्लीज इसे नोट कर लो। second question, the value of g is, एक g है, उसकी वैल्यू दी है 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किस में दिया है, SI यूनिट में। फाइंड वैल्यू इन CGS यूनिट। क्वेश्चन इज इसका CGS यूनिट में कन्वर्जन करो। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर बताओ। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। चलो मैं ट्राई करता हूं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, अपने को फॉर्मूला क्या लगाना है, N1U1 इक्वल टू N2U2। तो N1 तो पता चल गया,
6.67 into 10 की पावर माइनस 11। U1 पता चल गया, न्यूटन। अच्छा न्यूटन क्या होता है? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इनटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये केजी और एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर केजी। मीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर केजी। अब U1 आ गया, U2 हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। मीटर को क्या कर दो सेंटीमीटर, क्योंकि अब हम सीजीएस यूनिट निकाल रहे हैं। सेकंड तो सेकंड ही होता है और केजी हो जाएगा ग्राम। अब लगाओ N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 पता है, U1 पता है, U2 पता है, N2 निकालना है। N2 क्या होगा? N2 is N1 times U1 by U2। देखो ना, N2 is N1 times U1 by U2। N1 क्या है? 6.67 into 10 की पावर माइनस 11। इसको मल्टीप्लाई करो U1 by U2 से। U1 है मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर केजी, इसको डिवाइड करो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर ग्राम। सेकंड स्क्वायर कैंसिल, क्या आएगा आंसर? 6.67 into 10 की पावर माइनस 11 एज इट इज रहेगा। अब देखो मीटर अपॉन सेंटीमीटर द होल क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, तो ग्राम पर किलोग्राम लिखूंगा। मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचेगा? 100 बचेगा, तो 10 की पावर 6 हुआ। ग्राम किलोग्राम कितना होता है? 1000 ग्राम, तो यहां पे 1000 बचेगा, ठीक है। तो आपको आंसर आएगा 6.67 into 10 की पावर। देखो अभी ये सारे 10 की पावर में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस 11 प्लस 6 माइनस 3। तो 6 माइनस 3 3 होता है, और माइनस 11 प्लस 3 कितना होता है? 8 9 10 11, बराबर। तो आंसर आएगा 6.67 into 10 की पावर माइनस 8। 6.67 into 10 की पावर माइनस 8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे का हम अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको पढ़ाई करने में मजा आ रहा होगा। पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा जेई लेवल का सारे स्टडी कोचिंग का जो भी आपको होता है फ्री में हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।